हेलो एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया। किस तरीके से कोई एक बजट जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है, बजट की प्रोसेस क्या होती है हमारे इंडिया में, किस तरीके से कोई भी स्कीम जो बजट के एम्बिट में आता है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है या स्टेट स्कीम होता है। इसी तरीके से हम लोग समझेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, बजटिंग जो प्रोसेस होते हैं जिसमें बजट एस्टिमेट की बात करते हैं, रिवाइज एस्टिमेट की बात करते हैं, फिर एक्चुअल एस्टिमेट की बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर एक्चुअल में ये बजट एस्टिमेट क्या है, रिवाइज एस्टिमेट क्या है या फिर एक्चुअल एस्टिमेट क्या है। ठीक है, जब मुझे नहीं आइडिया था बजट के बारे में तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता था। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक बेसिक्स, अगर आप कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हो अबाउट यूपीएससी और इफ़ यू आर इन द फील्ड ऑफ PCS or any exam, you should know about the budget process, or also even though you are not preparing for any exam, you should know this process. ठीक है, क्योंकि बजट बहुत ही एक तरीके का फेस्टिवल है इन इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया। सबसे पहले तो एक चीज़ आप समझो कि जब भी हम बात करते हैं बजटिंग प्रोसेस की तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड होती हैं हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से, जिसको हम लोग PSEs कहते हैं या फिर PSUs कह लीजिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। ठीक है, जब अगर हम लोग बात करें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करेंगे कि उसमें गवर्नमेंट की जो शेयर होगी, ठीक है, वो आपको ग्रेटर देन 50% होगी। अगर मान लो गवर्नमेंट की शेयर 51% है तो गवर्नमेंट के पास उसकी ऑनरशिप है। ठीक है, बाकी 49% और भी कोई इसकी शेयर ले सकते हैं, लेकिन सोल जो डिसीजन होता है, मैनेजमेंट का जो कंसर्न होता है, मैनेजमेंट का जो होल्ड होता है, वो किसके पास होता है? वो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है या फिर गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट होगी, क्योंकि जहां हम बात करेंगे 51% की, वहां पे मैनेजमेंट हमारी गवर्नमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग बात करें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में या फिर स्टेट स्कीम के बारे में, ठीक है, स्टेट स्कीम के बारे में, तो सीधी सी बात है, जब हम लोग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करेंगे, स्पॉन्सर्ड की बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्कीम्स में जो भी शेयर्स होता है, स्कीम्स में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, स्कीम्स में जो कंसर्न्ड जो भी एक फंड क्रिएट होता है, वो किसके द्वारा बियर किया जाता है? सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों इन्वॉल्व होगी इसमें। अगर हम लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात कर ले तो यहाँ पे सेंटर की कंट्रीब्यूशन 100% होगी। ठीक है, इसी के साथ अगर हम लोग स्टेट स्कीम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 100% जो भी फंड एलोकेटेड होंगे फॉर द गिवन कंसर्न्ड स्कीम्स के लिए, तो वो कौन देगा? वो देगा स्टेट। ठीक है, स्टेट अपनी बजटिंग प्रोसेस से इसको अलॉट करेगा। यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सेंटर स्पॉन्सर करेगा, एंड सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर लेंगे, वहाँ पे सेंटर और सेंटर प्लस स्टेट मिलके करेगा। मेजॉरिटी ऑफ टाइम सेंटर ज़्यादा करता है, स्टेट कम करता है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर ले, अगर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए, वहाँ पे सेंटर थोड़ा लीनियंसी दिखाता है और वहाँ पे 80 to 90% स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक और टर्म आता है जब आप बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया पढ़ोगे, तो सबसे पहले एक टर्म आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट की मतलब क्या होती है? जब समझ लो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यही हुआ कि जब गवर्नमेंट जो है वो सेल कर रही है, किसी भी कंपनी, किसी भी एंटिटी को, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के शेयर को सेल कर रही है, और वो जो सेलिंग शेयर है वो लेस देन 50% है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट टर्म कॉइंड हो जाता है। ठीक है, तो अगर लेस देन 50% है, मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 50% जो शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट खुद है। अगर 50% शेयर होल्डर गवर्नमेंट खुद है तो सीधी सी बात है, मैनेजमेंट किसके हाथ में होगी? मैनेजमेंट जो होगी वो आपको गवर्नमेंट के हाथ में होगी। टू बी वेरी क्लियर इन दिस। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट आप सुनते आते होगे, तो मैंने डिसइन्वेस्टमेंट टर्म को कॉइन कर दिया। अब सुनते आते होगे, अभी खास करके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन काफ़ी न्यूज़ में रहती है, हमेशा सुनते आते रहते हो। मीडिया किस तरीके से लेस आउट करती है गवर्नमेंट को कि दे आर डूइंग दिस, प्राइवेटाइजेशन इज एवरीवेयर। तो हम लोग समझते हैं प्राइवेटाइजेशन आखिर होता क्या है। जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात करोगे तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट क्या करेगी? ग्रेटर देन 50% जो होगा
ग्रेटर देन 50% शेयर को वो सेल कर देगी किसी भी कंपनी को, ठीक है। जब आप 50% से ज़्यादा अगर शेयर को सेल कर दोगे तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगा, जो भी मैनेजमेंट अथॉरिटी होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जो भी हमारी गवर्नमेंट होगी वो मैनेजेरियल और मैनेजमेंट पोजीशंस को विद ये गिव अप कर देगी और वो किसे दे देगी, जो भी शेयर एंटिटी इसको खरीद रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट को दे देंगे। तो ये हमारा प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट है, ये डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों फैक्टर्स आपको समझ में आने चाहिए। इफ़ यू आर रीडिंग बजट सिस्टम, बजटरी सिस्टम और द बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया, देन यू शुड नो डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन लाइक दिस, ठीक है। बहुत ही बेसिक है। अपना एक टर्म आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और वो है आपको बजट एस्टिमेट, फिर आपको है रिवाइज एस्टिमेट। जब भी आप बजट की पीडीएफ खोलोगे ना, जब भी आप बजट की पीडीएफ खोलोगे गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ठीक है, तो आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो मिलेंगी आपको बजट एस्टिमेट, एक मिलेगा आपको रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है, एक मिलेगा आपको एक्चुअल एस्टिमेट, ठीक है। बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, एक्चुअल एस्टिमेट। देखो मैं सीधे से एक बात कहता हूँ, चलो मान लो हम लोग बात कर लेते हैं अभी 23-24 की बात कर लेते हैं। देखो जब भी बजट की बात करोगे ना, तो बजट आप किस चीज़ की करते हो ये सोचो। बजट आप किस चीज़ की करोगे, मैनेजमेंट किस चीज़ करोगे, जो फ्यूचर आप खर्च करोगे उसकी आप उसकी बजट की बात करोगे। जैसे मान लो 24-25 आने वाला है, ठीक है, उसकी बजट की बात करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास कितना कितना रिसिप्ट आ रहा है, मतलब जो इनकमिंग क्या है मेरा, या फिर हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम ये इस चीज़ की एस्टिमेशन कब करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बजट एस्टिमेट की बात करेंगे, अगर मान लो हम 23-24 में हैं, अभी एट प्रेजेंट मेरे पास मान लो हम 2023-24 की बजट पे खड़े हैं, ठीक है, तो आपको जो बजट एस्टिमेट होगी, बजट एस्टिमेट वो 24-25 की होगी, ठीक है। अगर रिवाइज एस्टिमेट की बात कर लेते हैं तो ये 23-24 की हो जाएगी। और एक्चुअल एस्टिमेट क्या होता है, जिसकी डाटा हमारे पास अवेलेबल है, टू नो कि हम लोगों ने किस तरीके से एलोकेशन किया था पहले, और वो जो एलोकेशंस किए थे वो उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो थी, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स जो थे वो किस तरीके से इन्वॉल्व थे और कितना कितना एलोकेशंस उन्होंने किया, कितने कितने एक्सपेंडिचर्स किए, इसको यूज़ उन्होंने कैसे किया, ठीक है। तो एक्चुअल एस्टिमेट हम लोग यहाँ पे 22-23 की कर लेंगे, ठीक है। मतलब हमें बजट करना है 24-25 का, हम हैं 23-24 में, और हम बात करेंगे पास्ट 22-23 की। तो सिंपल सा है, बहुत ही इजी फंडा है कि व्हेन वी विल टॉक अबाउट बजट एस्टिमेट तो हम लोग फ्यूचर की बात कर लेंगे, रिवाइज एस्टिमेट मतलब प्रेजेंट की बात कर लेंगे, और एक्चुअल एस्टिमेट वी विल गो इन द पास्ट एंड वी विल इवैल्यूएट व्हाट वी हैव एलोकेटेड इन द पास्ट, व्हाट हाउ द मिनिस्ट्रीज, हाउ द डिफरेंट ब्रांचेस हैव एक्सपेंडेड और एक्सपेंडिचर्ड इन देयर कंसर्न्ड फील्ड, ठीक है, और एलोकेटेड इन देयर कंसर्न्ड स्कीम्स। चलिए अब चलते हैं आगे फर्दर। देखो जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर तीन एरिया की बात कर रहे थे, एक तो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, एक करंट ईयर, एक अपकमिंग ईयर की बात कर लेते हैं। चलो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, एक आपको करंट ईयर की बात कर लेते हैं, करंट ईयर की बात कर लेते हैं, एक हमारा अपकमिंग ईयर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर। देखो मैं वो चीज़ बता दे रहा हूँ जो आपको बजट और ये इकोनॉमी सर्वे क्या होता है ना, कभी भी किसी के पीछे भागा मत करो कि आप पढ़ा दो, आप इसको एक्सप्लेन कर दो, खुद से उसको खोल के पढ़ने की कोशिश करो। उसके लिए आपके पास बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, वही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो तो हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर की, ठीक है, और करंट ईयर की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट ईयर। व्हेन वी आर मूविंग और व्हेन वी आर सर्कुलेटिंग इन द प्रीवियस ईयर वी टॉक्स अबाउट द रेफरेंस ईयर, ठीक है। यहाँ से हम लोग आइडिया लेते हैं, बेसिकली ये प्रीवियस ईयर कंसेप्ट मान लो हम लोग अभी करंट ईयर 2023-2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर के। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है। याद नहीं रहे तो आप AM याद कर लेना, मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, 23-24 हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो हम लोग अपकमिंग ईयर किसकी बात करेंगे, 2024-25 की बात करेंगे, ठीक है। अपकमिंग ईयर 2024-25 की बात करेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर का वो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हमारा हो जाएगा 2022 एंड 23 की बात कर लेंगे, तो ये प्रीवियस ईयर हो गया। अब जो प्रीवियस ईयर है वो रेफरेंस ईयर है, रेफरेंस ईयर है, ठीक है। यहाँ से हमें आइडिया लगेगा, मतलब एक बेसिक आइडिया फ्रेम होगा कि किस तरीके से हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो था, एक्साइज, कस्टम, GST, वैट,
इन चीज़ों का क्या असर पड़ा, किस तरीके से इनको यूज़ करने पे हमारे एक्सपेंडिचर्स क्या रहे, ठीक है, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। अब हमें अगर इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाता है तो हम लोग और क्या कंसर्न रखते हैं इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग करंट ईयर की बात कर लेते हैं। तो करंट ईयर में क्या होगा, बजट मेकिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तभी तो आप अगले ईयर की बात कर पाओगे। हाँ ठीक है, हम अभी जो साल मेरा बीत रहा है हम उस साल पे ही तो नेक्स्ट की प्लानिंग कर सकते हैं ना, ठीक है, हम उस साल के पे ही नेक्स्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बजट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। और कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो सितंबर एंड से लेके अक्टूबर फर्स्ट वीक आपको ये बजट प्रोसेस स्टार्ट होगा। निर्मला जी काफ़ी एक्टिव मोड में आ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारे हेल्दी इकोनॉमिस्ट के साथ कि चलो भाई अब तुम्हें बंद होना होगा, क्लोज होना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बर्डन है, हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली नेक्स्ट ईयर की टारगेट, ठीक है। चलो जब हम लोग ये काम कर लेंगे उसके बाद इसमें एक्टिव कौन होता है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस एक्टिव होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं, ठीक है, ये एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू एनालाइज, टू जनरलाइज एंड टू फॉर्मुलेट द नेक्स्ट ईयर बजट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अभी एट प्रेजेंट कौन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जो इकोनॉमिक अफेयर है ना वो प्रिपेयर करते हैं बजट। तो आखिर अगर आपसे पूछे कि कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सी डिपार्टमेंट आपको बजट प्रिपेयर करती है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, DOEA, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज़ और है, 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है। देखो 1 फरवरी को बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर 1 डे, मतलब जनवरी 31 को इकोनॉमी सर्वे, मतलब 1 फेब को बजट पेश किया जाएगा और एक दिन पहले मतलब 31 जैन को इकोनॉमी सर्वे पेश किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 1 फेब से जो स्टार्ट होता है हमारा जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है, अब हम उसमें करते क्या क्या हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 फेब को, पहले 28 फेब होता था, 1 फेब से ही करते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन। तो पहला काम क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ना ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, जनरल डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी किया जाता है किसके द्वारा, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। स्टैंडिंग, आप पॉलिटी में स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, स्टैंडिंग कमिटीज़ के द्वारा। फिर क्या होता है, इसके बाद वोट होता है, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। फिर यहां पे पास होता है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। अब देखो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये सब इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। बस इतना समझ लेना, जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो बात करती है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर की, मतलब क्या हुआ, पॉकेट से पैसा जाएगा गवर्नमेंट का। और ये किस में डिस्कशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 114 में, 114 आर्टिकल में ये डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। इसके बाद जब आप एप्रोप्रिएशन बिल को पास कर दोगे तो फिनांस बिल पास होता है, तो फिनांस बिल पास होता है, ठीक है। फाइनेंस बिल जो होता है वो एक तरीके से इनकम होता है और ये आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है, ठीक है। और वैसे भी बजटिंग सिस्टम में बजट कहीं भी मेंशन नहीं है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जितने प्रोसेस हुए ना, 1 फरवरी, पहले तो समझ लो 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये चलते चलते ये जो आखिरी फिनांस वाला कंडीशन हुआ वो कहाँ तक आया, 31 मार्च तक, ठीक है, ठीक है। फिर बजट इंप्लीमेंटेशन हो गया, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, ये बजट इंप्लीमेंटेशन हो गया, क्लियर है।
चलिए, तो ध्यान रखिएगा, यही है सिंपल और बेसिक बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया, बेसिक चीज़ें। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो यू कैन कमेंट एनी वीडियो, लाइक एनीथिंग, एनी टॉपिक यू वांट मी टू एक्सप्लेन। कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो नॉमिनल जीडीपी हो, रियल जीडीपी हो, या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि मुझे समझना चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया। यू आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। थैंक यू।